बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 24 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज अगर हम देखें तो दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे या विश्लेषण करेंगे। एक है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सर्वोदय नहीं सूर्योदय, सूर्योदय सनराइज है ना, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और यह अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री खुद ट्वीट पे लिखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद या उस दौरान ही उनको कुछ सींचा था और ये पहली योजना है जो उन्होंने उसके तुरंत बाद लॉन्च की है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है योजना, क्यों लाई गई है और इसकी कुछ विशेषताएं। हालांकि इसके बारे में अभी कोई विशेष डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य है वही बता रहा है। जैसे लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ घरों में सौर जो है ऊर्जा जो वो है सोलर फोटोवोल्टिक सेल उसको स्थापित करना है। ठीक है, तो ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ घरों को शामिल करना है। ठीक है, जहाँ तक दूसरा न्यूज है हमारा, यह है अभी 15 से 19 जनवरी के बीच में जो है दावोस में जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54वां सम्मेलन हुआ है 2024 का जो है। और ये एक प्रमुख सम्मेलन है जिसमें निजी और सरकार और कई सारे क्षेत्रों के लोग इसमें जुड़ के एक चर्चा करते हैं। इसकी आलोचना हालांकि की जाती रही है कि ये एक अमीर लोगों का एक संगठन है, अमीर लोग या उद्योगपतियों का एक संगठन है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें जो बातें आई हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि अमीर दुनिया या अमीर लोग या बड़े बड़े उद्योग घराना आम समस्याओं को लेकर जो कुछ समस्याएं हैं उन पे क्या मत रखते हैं, ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको लेके ये इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है कि 5 क्या टेक अवे हैं, यानी उनसे क्या प्रमुख 5 निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो हम इनको आइए इन दो मुद्दों को चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल ही जो है इस योजना को, यानी कल या जो भी कह सकते हो कि कल के PIB में था कि जो प्राण अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ये पहली योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। ऐसा उन्होंने खुद ही बताया है ऐसा करके। और इसका उद्देश्य जो है वह ये है कि जो आम लोग हैं, जैसे इसमें 1 करोड़ परिवारों को 1 करोड़ घरों पर जो है ये लगाना है। उद्देश्य ये है जो कमजोर वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है उसकी बिजली की बिल में कटौती करना, और दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसा प्रधानमंत्री का जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता की अब तक की क्या ये जो परियोजना है ये पहली है या इसके पहले भी कोई परियोजना चल रही थी, उसकी क्या सफलताएं असफलताएं थी। सूर्योदय योजना क्या है, क्यों लाई गई है, इस तरह की योजना कहीं और लाई गई है कि नहीं लाई गई है, इसमें क्या विशेष है जो पहले से उसे अलग बनाता है, और उसको प्राप्त ये क्यों लाया जा रहा है और इसको लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन मुद्दों पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों पर, ठीक है, छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, और इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है कि भारत के लोगों के लिए घर की छत पर अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा, न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। यानी कि प्रधानमंत्री के शब्दों में 2 उद्देश्य है। एक, जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं इसके जरिए उनकी बिजली का बिल कम हो सकता है और कम होगा। दूसरे, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूअल उद्देश्य को लेकर है। मेन क्या है कि 1 करोड़ घरों पर जो है रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। ठीक है, पहले से चला आ रहा कार्यक्रम। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक सोलर रूफटॉप को लेकर पहला कार्यक्रम चल रहा है, नहीं, इसके पहले से कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए, हालांकि 1 करोड़ घरों का लक्ष्य नया है, लेकिन छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करना 1 दशक से अधिक समय से चल रहा सरकारी कार्यक्रम है, पिछले काफी समय से चल रहा है। ठीक है,
पिछली सरकार ने भी इसको चलाया था, यानी यूपीए की सरकार ने चलाया था। और जब राष्ट्रीय सोलर मिशन चला था, इस सरकार ने भी 2014 के आने के बाद और ज़्यादा 5 गुना लक्ष्य कर दिया था। यानी जो 20 गीगावाट का क्षमता पहले था, उसको 2014 में जब सरकार बनी थी तो उसको जो है 2022 तक 100 गीगावाट कर दिया था। और इसमें ये कहा था, देखिए 2014 में प्रधानमंत्री ने अपने पहले बड़े फैसले में कहा था कि 2022 तक देश में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य था। और इसमें से 40% 40 गीगावाट, 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट। किलोवाट को तो बताने की जरूरत नहीं है, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट और 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट, ठीक है। तो इसी तरह से 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट कह सकते हो, या 100 गीगावाट भी थोड़ा समझते रहिए आप लोग को 2027 तक स्थापित करना था। उसमें से 60% तो चलो बड़े और जो सोलर पार्क और इस तरह से इंडस्ट्री जो करना था, और 60 गीगावाट था वह था कि रूफटॉप जो है, जो छत होती है, उस पे स्थापित करना था। और इसमें जो है, और ये जो 40 गीगावाट था ये ग्रिड से जुड़े सौर छत प्रणालियों से था। यानी कि ऐसे नहीं कि जो ग्रिड से नहीं जुड़ा हो, यानी जो पहले से ही जो छत प्रणालियां या जो रूफटॉप हैं जो किसी न किसी ग्रिड से जुड़े हुए हैं, वहीं पे यानी एग्जिस्टिंग वो बिजली कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वहां पे 40 गीगावाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना था, ठीक है। अब जो क्षमता था, ठीक है, 2022 तक स्थापित करना था, लेकिन 2022 तक जो स्थापित करने का लक्ष्य था 100 गीगावाट, उसमें उसकी जैसे 100 गीगावाट था, पहले देखिए इसमें 100 गीगावाट का जो लक्ष्य था, यानी 60 गीगावाट ये सोलर पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट जो बड़े बड़े लगाए जाते हैं, प्लस 40 गीगावाट रूफटॉप पे था। ये 2 लक्ष्य था। और 2022 का मतलब 2022 तो छोड़ो, 2023 के लास्ट तक 31 दिसंबर तक स्थापित क्षमता 73.3 गीगावाट है। यानी 100 गीगावाट की जगह 73.3 गीगावाट। यानी मान लीजिए कि हमने जो टारगेट रखा था उसका 70%, क्योंकि हमने लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन ये जो 60 गीगावाट था, इसमें हमने प्राप्त कर लिया है 56 दशमलव कुछ, और इसमें प्राप्त किया है लगभग 12 गीगावाट लगभग। यानी देखा जाए तो इस वाले में हमने 56 पाया 60 का, यानी कि हमने पा लिया लगभग 90-95%, 92-93%। और इसमें 40 का अगर 12 पाए तो 30% 40%। और मजेदार बात क्या है, जो भी इसमें भी जो पाया गया है, इसमें भी जो रूफटॉप है, इसमें घरेलू उपभोक्ता यानी आम लोग और जो सरकारी बिल्डिंग या जो इंडस्ट्रियलिस्ट या इस तरह की कंपनियां हैं, दोनों इस तरह से, यानी जो कमर्शियल रूफटॉप है, कमर्शियल जो संस्थान है उसमें सरकारी या अन्य भी संस्थान है, और एक घरेलू यानी नॉन डोमेस्टिक जो रूफटॉप है, उसमें 10 गीगावाट के आसपास, और इसमें सिर्फ 2 गीगावाट। यानी कि देखा गया कि ऊपरी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं जो 40 गीगावाट का लक्ष्य है उसमें नहीं पाया गया। उसमें देखा गया कि सबसे खराब प्रदर्शन किसमें रहा, घरेलू स्थान पे। यानी पहले जो छतों पे स्थापित करना है उसका प्रदर्शन खराब रहा, और उसमें भी जो घरेलू स्तर पे यानी जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो आम इंडिविजुअल प्राइवेट घर हैं, उन पे स्थापित करने की क्षमता सफल नहीं हो पाई है, ये बात। और अब जो है छत पर सौर प्रणाली के लिए 40 गीगावाट का जो लक्ष्य है ये 2026 तक हासिल किया जाना, इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब इसमें कमी का देखें तो एक कारण कोविड-19 महामारी तो था ही था, लेकिन उसके पहले भी लक्ष्य जो है सही दिशा में नहीं जा रहा था। यानी जो हमने 100 गीगावाट का रखा था, यानी 60 गीगावाट का जो सोलर पावर प्लांट, वो तो तेजी से चल रहा था, उसमें क्या कमियां थी वो तो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन जो घरों में 40 गीगावाट का था उसमें बहुत कम प्रदर्शन, मिनिमम लगभग 12 गीगावाट यानी 30% ही प्रदर्शन दिखा। और उसमें भी जो प्राइवेट हाउस होल्ड है या प्राइवेट रूफटॉप है, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई गई।
उसी के लेकर अब ये दूसरा लक्ष्य वही है, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से हासिल करना। पहले क्षमता तय की गई थी कितना, 60 गीगावाट। अब प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना के तहत इस क्षमता को दूसरे तरीके से प्राप्त करने का तरीका बदला है। वो तरीका क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, 1 करोड़ घरों में, वही प्राइवेट, 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करना। क्षमता नहीं कि हमने इतना मेगावाट, इतना गीगावाट, वो सब तो चलो, हमने क्या कर दिया कि अब 1 करोड़ घर हैं, उन पर सोलर पावर प्लांट, सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना है। ठीक है, इसके बारे में ये भी बताया नहीं गया कि क्या है, लेकिन अब क्षमता के बजाय निश्चित संख्या में घरों को लक्षित किया जाएगा। अब 1 करोड़ घर तक लक्ष्य किया जाएगा। अब अगर 1 किलोवाट लगाया गया, भी 1 किलोवाट भी लगाया गया, तो 1 करोड़ किलोवाट, 1000 करोगे तो जो है 10,000 मेगावाट, यानी 10 गीगावाट का लक्ष्य इससे बड़े आसानी से प्राप्त हो सकता है अगर सिर्फ 1 करोड़ घरों में 1 किलोवाट लगे। अगर 2 किलोवाट लग जाए तो 20 गीगावाट। यानी इसमें क्षमता नहीं जो है उसके बारे में नहीं, हमें घरों को टारगेट करना है, यानी स्पेसिफिक क्षेत्र में जाके टारगेट करना शुरू किया जाएगा। ठीक है, और यह नवीनतम नहीं है, कुछ अन्य देशों में हुआ था। जैसे 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मिलियन घरों में इसी तरह का टारगेट रखा गया था। हालांकि उनको पूरा करने में टारगेट 20 साल का समय लगा था, और भारत बहुत जल्द पूरा करना है और कर भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि सोलर पावर प्लांट और इस तरह के लेकर कोई कमी आ रही है। नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी से चला है। खासतौर से जो घरेलू स्तर पर सोलर पावर प्लांट है उसको लगाने को चुनौतियां रही हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा दूसरा है कि जो घोषित नया कार्यक्रम मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरों पर, यानी जो प्राइवेट घर है उन पर फोकस होगा, जो छत पर सौर ऊर्जा पर चल रही योजनाओं से काफी हद तक अछूते रहे हैं। उसमें कई सारे कारण हैं, जैसे जो स्कीमें चल रही हैं उसमें तो बहुत भ्रष्टाचार है। दूसरा जो है उसमें जो स्कीम के बावजूद भी, यानी जो सब्सिडी सरकार देती है, पहले तो सब्सिडी बाद में आती है, और सब्सिडी के बावजूद भी भ्रष्टाचार का इतना स्तर है कि उसके बाद भी उससे आसान पड़ जाता है घरेलू जो निजी क्षेत्र से आदमी लेके खरीद के लगा दे। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं जो सस्ता मार्केट में उतना ही रेट पे उससे बेहतर चीज मिल जा रही है जो सब्सिडी के बाद मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो कंपनियों के लोग जो इसको, वो कंपनियां और जो एजेंसियां हैं जो इसको लगा रही हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं ये उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और एक संस्था है काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEW की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित वर्तमान क्षमता सौर क्षमता की स्थापना का केवल 20% है, यानी वही 12 में से 2 जो है इसको बढ़ाना है। और इसमें इसके लिए जो है रिपोर्ट बताती है, यही रिपोर्ट बताती है, यानी CEWEC रिपोर्ट ही बताता है कि देश भर में लगभग 25 करोड़ घर में छत पर 637 गीगावाट सौर ऊर्जा तैनात करने की क्षमता है। यानी जितने 25 करोड़ घर हैं अगर उसमें लगाया जाए तो 637 गीगावाट की सौर एनर्जी स्थापित की जा सकती है। और इसने कहा कि इसका सिर्फ 1/3, यानी 637 का सिर्फ 1/3 यानी 212 गीगावाट, इसका मानना है कि अगर 212 गीगावाट की क्षमता लग जाए तो जो भी भारत की घरेलू ऊर्जा की उपभोग है, जो प्राइवेट सेक्टर या जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा, इंडस्ट्री की नहीं, जो घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जा रहा है, उसका 1/3 अगर इस पूरी क्षमता जो है, जो 25 करोड़ घरों पे लगाने की क्षमता है, अगर उसका 1/3 ही अगर हम उपयोग कर लें, हार्नेस कर लें, तो हम अपने टोटल घरेलू आवश्यकता का, घरेलू ऊर्जा हाउस होल्ड आवश्यकता का हम उससे ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये संस्था CEW खुद ही कहती है कि इतना संभव नहीं है। अगर उसका सिर्फ 5%, ये कहती है कि अगर उसका सिर्फ 5% नहीं, 5वां हिस्सा यानी 20% ही, इसका 20% ही कर लिया जाए तो भी यह लगभग 118 गीगावाट हो जाएगा, जो कि अभी हमारा लक्ष्य कितना है, 40 गीगावाट था, जिसमें भी हम 12 गीगावाट प्राप्त कर सके हैं। यानी कि अगर जो हमारी क्षमता है 25 करोड़ घरों का, उसमें से अगर हम 20 यानी 5 करोड़ रूफटॉप पे भी कर लें तो हम
जो है 118 गीगावाट हासिल कर सकते हैं, जो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा पहुंच दोनों के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो छत पर सौर ऊर्जा की क्षमता है, जो छतों पर हम सौर ऊर्जा लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो ऑन सोलर पावर प्लांट हम लगाते हैं, बड़े सौर ऊर्जा पार्क के माध्यम से बिजली के केंद्रीकृत उत्पादन के विपरीत है, जो लगाते हैं उसमें एक तो बहुत बड़ा कारपोरेट निवेश होता है, बड़े पैमाने पर भूमि की जरूरत होती है, और भी ट्रांसमिशन लाइन और सारी समस्याएं होती है। यह विकेंद्रीकृत प्रयास है, जो कि पहले से ही ग्रिड से जुड़ी हुई जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के यहाँ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रख दिया जाए, ताकि ग्रिड से उनके द्वारा, जैसे इसमें होता क्या है कि अभी जो परियोजनाएं हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप भोगता हैं, तो आप अपने यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो वहां पे आपका वो मीटर वोटर सब लगा देते हैं। अब आपके यहाँ बिजली भी लगती रहेगी, आप जितना बिजली उपयोग करेंगे, हो सकता है जब आप ज्यादा उपयोग करें उससे तो एक तो आपका उपभोग होता है, जो ज्यादा होता है वो भी बिजली विभाग को चली जाता है, तो आपका बिल कम हो जाता है। इससे एक तो बिजली के विभाग पर बिजली का उत्पादन करने का कम दबाव बनता है, दूसरे जो उपभोक्ता है उसका बिल भी कम हो जाता है। लेकिन जो वही बताया ना समस्या कि जो अभी लागत इतनी ज्यादा है कि इसको लगाने को लेकर लोग इच्छुक नहीं है, खास तौर से जो गरीब और मध्यम वर्ग है या परिवार वाले, जो हाउस होल्ड वाले हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा तो चलो थोड़ा बहुत प्रयास किया भी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चुनौतियों के लिए ये बेहतर विकल्प है। अब ऊर्जा पहुंच एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यानी आगे का क्या रास्ता होगा? समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तक घरेलू क्षेत्र क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि लोगों को अभी इसमें मोटिवेट नहीं किया गया है। हमें जरूरत है लोगों को मोटिवेट करने की, और खास तौर से इसके लिए जरूरत है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो बिजली ग्रिड से बिजली पहुंचा रही हैं आम लोगों तक, उन्हें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा कि उनके द्वारा इस दिशा में पहल किया जाए, वो मोटिवेट करें, उनके द्वारा इस तरह की चीजें किया जाए ताकि इसको जो है आसानी से किया जा सकता है। जैसे एक विकल्प ये भी हो सकता है, जो ज्यादातर जो बिजली कंपनियां हैं कुछ उस तरह का, जैसे एलईडी के लिए आया था, तो एलईडी को जो एलईडी देती थी गरीब परिवारों को, और उसका जो पैसा धीरे धीरे एक साल में बिजली के बिल में वो इंक्लूड करके, तो पता भी नहीं चलता था, और एक ऊर्जा के क्षेत्र में, एक ऊर्जा बचत के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुझाव था। इसमें यह भी हो सकता है कि जो बिजली कंपनियां हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनके द्वारा इसको पहले लगाया जाए और सस्ते, यानी जो मार्केट रेट पे लगाया जाए, यानी दाम कम किया जाए, सब्सिडी का खेल जो है इसको सही करके जो मार्केट रेट में चीजें हैं, बिडर लाया जाए, जो लोवेस्ट बिडर है उनको लगवाया जाए, और उसमें से कुछ जो है, जैसे वो बिल में तो वो एडजस्ट होगा, तो कुछ दिन तक वो उसको खर्चा 1 2 3 साल तक वो कर सकती हैं, सरकार भी उन्हें मदद कर सकता है, जिससे कि आम लोगों का भी खर्चा थोड़ा सा कम हो, और ये जो खर्चा है ये उनके बिल के बचत के साथ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जैसे बिजली इसका जो 30,000 रुपया लगाने का खर्चा आया, सबके लिए संभव नहीं है, उसको ज्यादा लगता है, मान लिया 5,000 आपने डाउन पेमेंट ले लिया या जो भी, और उसको लगवा दिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा, अब फिर जो है वो एक ईएमआई बांध दे कि 1,000 रुपए हर महीने या 500 रुपए जो है दिया जाएगा 4 से 5 साल में। और इससे क्या होगा कि जो उनका बिजली बिल है, वो जो पहले मान लिया 500 से 1,000 रुपए, मान लिया 1,000 रुपए आता था, उसमें 500-700 बिजली का बिल बच जाएगा, और वो पैसा उनको ज्यादा नहीं लगेगा, और एक तरह से क्या होगा, उनका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद फिर उनका फ्री हो जाएगा। और दूसरे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जो महंगे दर पे बिजली खरीदना पड़ता है, वह भी कम से कम खरीदना पड़ेगा। तो अब इसके लेकर सरकार इस तरह के प्रयास कर सकती है। जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की उसकी स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से आए। यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि चीजों से नहीं, यानी कि किससे आए? परमाणु ऊर्जा से आ सकता है, पन बिजली से आ सकता है, सौर ऊर्जा से आ सकता है, पवन ऊर्जा से आ सकता है, हाइड्रोजन से आ सकता है, जो कि अभी काफी लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पवन, सौर और बायोमास के साथ यह हिस्सेदारी पहले ही 30% तक पहुंच गई है। 50% करना है, 30% पहुंच गई है,
और जो कुल स्थापित क्षमता के लगभग 30% का योगदान देती है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ रही, तो परमाणु और पन बिजली में तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं क्या, सौर ऊर्जा में कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर लगाने पे कई सारी चुनौतियां हैं, इंटरऑपरेबिलिटी है, ट्रांसमिशन लाइन है, भूमि की उपलब्धता है, पर्यावरण है, हर राज्यों में उतना धूप नहीं मिलता है। जबकि इसमें क्या एक चीज है कि ये सोलर जो लगाने का मतलब फायदा होगा कि ये हर राज्यों में लगभग इससे इसका फायदा या इसको उपयोग किया जा सकता है, इसकी वायबिलिटी होगा। ऐसे में सौर ऊर्जा पर जो बल देना है, अगर उसको ये जो योजना सर्वोदय योजना के तहत एक घरों परिवारों पर ये फोकस कर रही है, निश्चित रूप से इससे हमारे इस लक्ष्य में जो 2030 तक जो है 50% करना है, उसको प्राप्त करने में हमें सफलता मिल जाएगी। अगला है विश्व आर्थिक मंच का दावोस में विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन हुआ है, अभी 19 जनवरी को पूरा हुआ है 2024, यानी 15 से 19 जनवरी के बीच में। इसमें से क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं उसको देखना है। देखिए, लोगों की आलोचना की जाती है कि यह अमीर लोगों द्वारा या अमीर संस्थाओं का एक जो है संगठन है, लेकिन फिर भी ये हमारी रियलिटी है कि ये संस्थाएं चाहे थोड़ी सी मुट्ठी भरी हों, लेकिन ये विश्व व्यवस्था में बहुत कुछ इनका जो है कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। ऐसे में हम इनके आलोचना कर भी करें या जो भी करें, फिर भी इनके में यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, या जो दुनिया के जो साधन संपन्न लोग हैं या संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उनके द्वारा उनके लिए वैश्विक स्तर पे क्या चर्चा का बिंदु है, उसको समझना है, खासतौर से भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखें तो कुछ 5 मुद्दे हमारे सामने आते हैं। देखिए, ये जो सम्मेलन है जो दावोस का 15 से 19 जनवरी के बीच में हुआ था, इसका जो थीम था, विषय था, वो रीबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि जो विश्वास की पुनः बहाली या पुनर्निर्माण था। तो ये इसका विषय था। और ऐसे में कई सारे मुद्दों पे चर्चा किया गया, जैसे कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे चर्चा किया गया, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को। युद्ध और अनिश्चितता, ये एक मुद्दा है। इसमें भी काफ़ी, चूंकि इसका प्रभाव सीधे रूप से विश्व पर पड़ता है, खासतौर से अरब इजराइल मतलब इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध का, है ना। उसमें भी जो है इजराइल और हमास युद्ध को लेकर ज़्यादा इसमें चर्चा हुई थी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध तो और लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, वो तो जो होना था उसका तो चल रहा है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन, एक मुद्दा है पूरे विश्व के लिए है, तो यहाँ पे भी एक मुद्दा बना हुआ था। चौथा जो है, अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था या भारत को उसको लेकर भी इसमें चर्चा हुआ है, उसके कई सारे पहलू हैं, हम अभी देखेंगे। और पांचवा है चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति, ठीक है, तो भारत को लेकर भी चर्चा हुआ है, उसको भी समझेंगे क्यों चर्चा हुआ है। चीन को लेकर क्यों चर्चा हुआ है, उसको भी समझेंगे क्यों हुआ है। तो इन्हीं 5 प्रमुख मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, जो वहां पे मुख्यतः वहां पे चर्चा के बिंदु रहे हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का जो है इस वर्ष का संस्करण 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। और यह हर साल व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न नेता दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और आगे का रास्ता तलाशने के लिए दावोस में इकट्ठा होते हैं। इनका उद्देश्य है, जैसे इसमें मैं बताया था कि ये क्लास जर्मन प्रोफेसर क्लास शॉज ने इसको दिया था। इसका उद्देश्य था कि जो है हितधारक पूंजीवाद, है ना, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की जो कंपनियां हैं उनको सिर्फ लाभ पर ही नहीं, शेयर धारकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ लाभ पर भी नहीं, लेकिन बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन पर भी चर्चा करना चाहिए। ऐसे में ये निजी ऐसा है, तो ये एक गैर सरकारी प्रयास जो है, गैर सरकारी संगठन है, उसका एक प्रयास है, लेकिन इसमें सरकार और जो है निजी क्षेत्र और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल होते हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ जाते हैं। भारत की तरफ से जो है 3 मंत्री गए थे, सरकार जो है, एक अश्विनी वैष्णव गए थे, स्मृति ईरानी गई थी और हरदीप सिंह पुरी गए थे, ठीक है। तो ये महत्व दर्शाता है। हमारे जो मुकेश अंबानी हैं वो इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, तो ये महत्व बताता है। देखिए, इस आयोजन को अपनी इसकी विशिष्ट और महंगी प्रकृति के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन दावोस शिखर सम्मेलन अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है, अगर केवल ये देखें कि ये किन किन मुद्दों पर चर्चा करता है। क्योंकि जो दुनिया के वो लोग, साधन संपन्न लोग, जो कहीं ना कहीं दुनिया में कई सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं,
उनका किन किन मुद्दों पर चर्चा है उनको कम से कम जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इससे निष्कर्षों को देखें। जो पहला निष्कर्ष है वह है आर्टिफिशियल, यानी जो प्रमुख निकलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए, इसको लेके बहुत पक्ष विपक्ष का माहौल है ही है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये बहुत सकारात्मक रहा है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जिसमें से आप कह सकते हो कि मानव के लिए जो है चुनौती है, मानव इंटेलिजेंसी ह्यूमन इंटेलिजेंसी के सामने चुनौती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप के जो वर्क हैं, कंटेंट या इस तरह के क्रिएटिव वर्क है, वह मशीन द्वारा करने पे बहुत सारे लोगों की सामने बेरोजगारी या रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुद्दा है, लोकतांत्रिकरण का मुद्दा है, सांस्कृतिक पहचानों का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, डीप फेक का मुद्दा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, जबकि सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एक अवसर देता है, और भविष्य में जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, खासतौर से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी वो अवसर देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने बड़े पैमाने पर जो है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकता है। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, वही बातें यहाँ पे भी चर्चा में पाई गई है। और यहाँ पे जो ये रहा है कि मानव कल्याण के लिए इसकी कई परिवर्तनकारी क्षमताओं पर भी चर्चा किया गया है। साथ ही विनियमन, रेगुलेशन की आवश्यकता, नौकरी छूटने का दर, प्रतिरूपण, गलत सूचना के जोखिम आदि पर भी चर्चा किया गया है। और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष जो आमतौर पर देखा गया है वह सकारात्मकता की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और यह समग्र मनोदशा यह प्रतीत होती है कि सकारात्मक भावना से नकारात्मक भावना से अधिक थी, और मानव बुद्धिमत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ के एक आल्टमैन है, ओपन एआई के सीईओ, उनका कहना था कि जो है उन्हीं के शब्दों में कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। भविष्य में पहले से भी बहुत सारी प्रौद्योगिकियां उपस्थित थी जो मानव बुद्धिमत्ता के लिए उपयोगी थी, तो मानव को पता है मानव ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यही बात आप नारायण मूर्ति जी ने भी कही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल करने आना चाहिए, और इसलिए हमें बस सीखने की क्या जरूरत है, कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी विकसित अवस्था में हो जाए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे को सही ढंग से उपयोग करना और उसके नकारात्मकता से जो है का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। जहां तक दूसरा मुद्दा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में इस पर चर्चा में था, युद्ध और राजनीति। ये ये वो युद्ध और अनिश्चितता, ये अगर आप देखें तो 2021 के बाद से, यानी जब 2022 में जो है रूस ने हमला किया था तब से यूक्रेन पे, तब से लेकर ये मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा में है। बाद में पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमास द्वारा जो है इजराइल पे हमला करने के बाद जो चुनौतियां उत्पन्न हुई मध्य पूर्व में, और हुती जो है विद्रोह, ईरान, पाकिस्तान का, ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के संदर्भ में एक जो है गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। तो वैसे में युद्ध और अनिश्चितता ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं जरूर चर्चा में रहता, और इस यहाँ भी रहा है। और यहाँ पे जो बिजनेस लीडरशिप रही है, उन्होंने नाजुक भूमि राजनीतिक स्थिति, मध्य पूर्व, यूरोप में युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा और खाद्य सुरक्षा के आसपास अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिमों के बारे में बात की है। और इतने सारे बात के बावजूद न यूक्रेन के बारे में कोई बहुत हो सका, और खास तौर से जो इजराइल और गाजा हिंसा है उसके बारे में शांति के लिए कोई योजना या रोड मैप पेश नहीं किया गया। और मजेदार बात है, ऐसा नहीं है, जैसे देखिए इसमें CNBC एक जो है न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ चैनल है, उसका कहना है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है। लोगों को पता है कि क्या सही है। सही ये है कि इजराइल और हमास, जो हमास की कार्रवाइयाँ हैं वो गलत है, और इजराइल हमास में जो स्थायी शांति तभी हो सकती है जो इजराइल के लिए भी शांति हो, और पूरे जो फिलिस्तीनियों के लिए भी एक अलग से शांतिपूर्ण ढंग से वो तभी रह सकते जब उनके लिए एक अलग राष्ट्र हो और इजराइल की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये बात भारत भी कहता रहा, ये बात ज़्यादातर देश कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही होने के बावजूद भी देखिए
ये कह रहा है कि शायद कुछ स्पष्ट समाधान है या हो भी सकता है, जैसा कि सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने सुझाव दिया। बहुत से लोगों ने गाजा में संघर्ष पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि वे दूसरों को परेशान कर सकते हैं या बयानबाजी शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस लीडर हैं, ये यहाँ बचना चाहते हैं या दुनिया के देश बचना चाहते हैं कहीं हाईली पॉलिटिकल नेचर के कारण, लेकिन फिर भी समाधान है। जैसे देखिए वहां पे राइटर्स लिखता है कि फिलिस्तीन निवेश कोष एक बना है जो फिलिस्तीन के लिए वहां पे पुनर्निर्माण के लिए, उसका कहना है कि अकेले गाजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके पुनर्निर्माण के लिए 15 अरब डॉलर की आवश्यकता हो सकती है। और लेकिन जो अरब कंट्रीज है उनका कहना है कि वो पुनर्निर्माण के लिए तब तक कुछ भी सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि गाजा या फिलिस्तीन की समस्या में स्थायी शांति न हो जाए। और स्थायी शांति की क्या है ये देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इसमें कहा कि हम सहमत हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए शांति भी शामिल है, लेकिन यह केवल फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीनी राज्य के माध्यम से शांति द्वारा ही हो सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि क्षेत्रीय रीजनल पीस यानी मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जरूरी है कि इजराइल में भी शांति हो, और यह तभी हो सकता है जब फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य हो जहां पे वो शांतिपूर्ण तरीके से, यानी फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या का स्थायी शांतिपूर्ण समाधान ये हो सकता है कि एक अलग फिलिस्तीन राज्य की स्थापना। यही बात ज्यादातर लोग और संयुक्त राष्ट्र जो है की व्यवस्था में भी यही बात कही गई, तो ये राष्ट्र के सिद्धांत कि इजराइल एक अलग स्वतंत्र राज्य हो, फिलिस्तीन अलग। उसमें समस्या ये है कि हमास फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और इजराइल में जो वर्तमान सरकार है वह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य और उसमें पूरी ताकत, खासतौर से उसके वो जो स्थिति है उसको देने को लेकर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर विश्वास की कमी है। ऐसे में ये मुद्दा अभी अनुत्तरित रह गया। तीसरा जो मुद्दा चर्चा में था वह है जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन मुद्दा तो रहा ही है। अभी जो COP28 का सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में, उसमें जो है उसमें ये बात कही गई है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर सारी बात कही गई है। यहाँ भी देखिए ये बात कहा गया है कि व्यवसायिकों ने माना कि जो व्यवसाय है उसको भी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए देशों को एकजुट होने की आवश्यकता, और ये गर्व विषय बना हुआ है क्योंकि विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि हमारे सामने अस्तित्वगत जलवायु संकट है, यानी एग्जिस्टेंशनल जो है क्लाइमेट परिवर्तन है, क्लाइमेट क्राइसिस है। यानी अगर हम क्लाइमेट क्राइसिस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे अस्तित्व वाली समस्या पर प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ये काम चल जाएगा, कई सारे यानी दुनिया के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, और तत्कालिकता की भावना ही हमारा एकमात्र रक्षक है। यानी एक तो हमारे जलवायु का जो संकट है वो हमारे अस्तित्व के संकट का मुद्दा है, और इसका सामना केवल इमीडिएट रिस्पॉन्स, तत्काल कार्रवाइयों द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे में ये जो वैश्विक माहौल है उसको जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा। इसी तरह के वहां के बेल्जियम के एक ट्रेड यूनियन वाले वो कह रहे हैं कि विकसित देशों को अपना वादा नहीं भूलना चाहिए, और विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए या जो मदद करने के लिए जो उनका योगदान, जो उनका दायित्व है उसको निभाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से जो है भेदभाव बढ़ेगा, असमानता बढ़ेंगी, इसमें कोई जीते कोई हारे नहीं, अंततः तो दुनिया ही हारेगी। ऐसी बातें ये तीसरी चर्चा में हुआ था। जहां तक चौथी बात है भारत को लेकर क्या बात हुआ, तो मैकेंजी ग्लोबल कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा कि 2024 दावोस 2024 जो सम्मेलन हुआ है उसमें भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में तेजी से बदल रहा है। ये बात माना जा रहा है कि है भी और तेजी से बदल रहा है। वहां पे प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों की बात आती है तो 2024 उससे आगे के भविष्य पर ध्यान देने लायक है। यानी ये बता रही है कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वहां कई सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रौद्योगिकी पर, प्रतिभा पे, स्वास्थ्य देखभाल पर और अन्य क्षेत्रों पे। उन पे हमें ध्यान देना होगा। आगे आने वाले समय में कैसे इसे और बनाया दिया जाए, इसको लेकर इन चुनौतियों यानी ये मुद्दों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यही बात जो भारत के उद्योगपति गौतम अदानी हैं, जो भी वहां पे प्रमुख वार्ताकार में थे, उन्होंने कहा कि WEF 2024 में पहला प्रमुख मुद्दा तो ट्रस्ट बिल्डिंग है।
विश्वास की पुनर्बहाली। शायद दूसरा प्रमुख मुद्दा उन्होंने कहता है कि दूसरा मुद्दा भारत के उदय के बारे में था, राइजिंग ऑफ इंडिया के बारे में था, ये गौतम अडानी कह रहे हैं। इसी तरह की बात हमारे पीआईबी में भी कहा गया है कि जो है भारत ने अपनी आर्थिक क्षमता के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष WEF के चर्चा के लिए विचारों में से एक था कि महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश से 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सालाना $1 ट्रिलियन की वृद्धि कैसे हो सकती है। यानी इसमें चर्चा किया गया कि कैसे 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, कैसे, कब, जबकि हम महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। और इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच और भारत ने एक प्रयास शुरू किया है। देखिए, फोरम की बैठक की प्रमुख बातों में से एक था कि विश्व आर्थिक मंच और भारत सरकार के सहयोग और समर्थन से एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी नाम से एक अलायंस शुरू हुआ है। किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है, अभी इसका उद्देश्य देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव इंडेक्स भी करता है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। तो उसकी योजनाओं में जो महिला जेंडर गैप है, यानी लिंग असमानता रिपोर्ट, उसको भी ये करते हैं। और इस गठबंधन जो बड़ा है, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है। और इसके जरिए क्या होगा? यही, जैसे देखिए कि इसमें एक प्रमुख मुद्दा क्या है कि दुनिया में कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य चीज़ों में उद्यम में योगदान देके कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2040 तक $1 ट्रिलियन हम उसमें करते हैं। और उसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत सरकार के सहयोग से एक ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में योगदान करना है। ठीक है, पांचवा मुद्दा और जो अंतिम है, चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी गड़बड़ है और हालांकि शी जिनपिंग बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी टीम चीन के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी और उन्होंने दुनिया के देशों से, वहाँ के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स से हैं या जो उस तरह के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है, उनसे अपील की है कि वो चीन में निवेश करें, क्योंकि चीन में 5.2% का जो ग्रोथ रेट अनुमानित है, वह जो दुनिया 5% का अनुमान है उससे ज़्यादा है। हालांकि जो उद्योग समूह है उनके इस दावे को लेकर जो है आशान्वित नहीं है, क्योंकि उनको ये शक है कि जो चीन के द्वारा ये 5.2% का जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है, ये इसको लेकर उनको शंका है। और चीन की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था में ऐसी कमियां दिख रही है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर की समस्या है, उनका जो है जो निर्यात है उसको लेकर समस्या है, सप्लाई चेन को लेकर अमेरिका के साथ जो है, अमेरिका उससे अलग एक सप्लाई चेन को करना चाह रहा है। और निवेश को लेके, देखिए निवेश को लेके जो यूरेशियाई ग्रुप के अध्यक्ष संस्थापक कह रहे हैं, चीन बहुत महत्वपूर्ण नकारात्मक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम में बहुत सी कंपनियां अब वहां निवेश नहीं कर रही हैं जो पहले करती थी। तो ये सारी चीजें ऐसा हो रही है कि चीन को उसके बावजूद भी, वहां पे उनके प्रधानमंत्री द्वारा कहने के बावजूद भी वहां पे निवेश करने को लेकर उत्साहित नहीं है। उसमें जो मुद्दा है, उसमें अगर देखा जाए मुद्दे में जो, तो एक है कि जो 5.2% की अभी भले चीन कर रहा, वो भी उसका महामारी पूर्व के स्तर से नीचे है और चीन को उसके अलग करने के अमेरिकी प्रयास से जूझ रहा है, जैसा कि सेमीकंडक्टर व्यापार गतिरोध से प्रमाणित होता है। तो कहीं ना कहीं चीन की स्थिति, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां इसमें बात की गई है और कैसे ये इसका जो प्रभाव दुनिया को पड़ रहा है। और निश्चित रूप से चीन को लेकर निवेश जो है निवेशक उत्साहित नहीं है और उसी में भारत को लेकर जो है बातें कही जा रही हैं। हालांकि वहाँ पे कुछ जो और बातें की, इस पे भी ध्यान देने की बातें हैं। निश्चित रूप से भारत भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमको उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पे, नई प्रौद्योगिकी की तरफ है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, महिलाओं की जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में भागीदारी, इस तरह की चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार।